हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैंने कवर करा है क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन सारी 1 से लेकर 10 चैप्टर तक। बट ये बहुत ही रैपिड रिवीजन है और जो पुरानी वीडियोस मैंने डाल रखी है उनकी रिवीजन वाली क्लिप्स को कट करके ही मैंने ये वीडियो बनाई है। बट इस वीडियो को तभी देखो जब आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है और लास्ट बार सब कुछ रिवाइज करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट सारे रिवाइज हुए हैं। सो या लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। प्लानिंग के बारे में हमने पढ़ा कि सबसे फोरमोस्ट फंक्शन होता है, क्या क्या चीज़ें हमें ऑलरेडी डिसाइड करनी होती है। प्लानिंग से जो चीज़ें हैं वो सिस्टमैटिकली होती हैं। एक गुड प्लान स्पेसिफिक, लॉजिकल, फ्लेक्सिबल और कंप्लीट होता है। ऑब्जेक्टिव्स थे कि गोल ओरिएंटेड, पॉलिसी बन जाती है, इकोनॉमी यानी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं, जो डिफाइन कर पाते हैं कैसे प्रोसीजर होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को देख सकते हैं, स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। कमेटीज़ को हमने क्यों बनाया था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ताकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम बांट सके वेरियस कमेटीज़ के अंदर। पहले हमने टेक्निकल कमेटी बड़ी जो कि सारा स्पोर्ट्स का ध्यान रखती है, क्या क्या फिक्सचर्स है एंड ऑल ऑफ दैट। लॉजिस्टिक्स कमेटी पड़ी जो कि सारी अरेंजमेंट्स करती है फैसिलिटीज़ की। फाइनेंस पड़ी जो कि बजट वगैरह तैयार करती है। मार्केटिंग कमेटी जो कि पब्लिसिटी स्पॉन्सरशिप्स के साथ डील करती है। फिर हमने टूर्नामेंट्स पढ़े। टूर्नामेंट्स सीरीज ऑफ मैचेस थे जो कि विनर को डिटरमाइन करते हैं। टूर्नामेंट्स जो थे नॉकआउट और लीग होते हैं। लीग को राउंड रोबिन भी कहते हैं। नॉकआउट जिसमें एक प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाता है जैसे ही वो हारता है। लीग के अंदर हर प्लेयर को हर साथ खेलने का मौका मिलता है। इसमें रैंकिंग हो पाती है। इसके अंदर रिस्क होता है, नॉकआउट में रिस्क होता है कि गुड टीम्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएं। देन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट की बात करें तो इन दोनों का मिक्सचर होता है जब टीम्स काफ़ी लार्ज नंबर में होती है। वेन्यूज स्प्रेड होते हैं क्रॉस रीजन्स, फॉर एग्जांपल फीफा वर्ल्ड कप। फिक्सचर्स बाय और सीडिंग की बात करते हैं। फिक्सचर एक शेड्यूल होता है। बाय जब हम एक प्लेयर को एक राउंड में ना खिलवाएं, उसको सीधा अगले राउंड में प्रमोट कर दें। सीडिंग जब हम स्ट्रॉन्ग टीम्स को ताकि वो एलिमिनेट ना हो जाए इसीलिए उनको बचा लेते हैं, उनको सीड कर लेते हैं। नॉकआउट के अंदर आपके ओड में बाय मिलता है, इवन में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। लीग में साइक्लिक, टेबुलर, स्टेयरकेस। साइक्लिक और टेबुलर में ओड में मिलता है, इवन में नहीं मिलता। स्टेयरकेस में कभी बाय नहीं मिलता। नॉकआउट में हम बायज और सीडिंग कुछ इस तरीके से करते हैं। पहले लोअर हाफ की लास्ट टीम, देन अपर हाफ की फर्स्ट टीम, देन लोअर हाफ की फर्स्ट टीम, देन अपर हाफ की लास्ट टीम। सीडिंग में पहले अपर हाफ की फर्स्ट टीम, देन लोअर हाफ की लास्ट टीम, देन अपर हाफ की लास्ट टीम, देन लोअर हाफ की फर्स्ट टीम। इवन की बात करें, नंबर ऑफ टीम्स है 2 की पावर n-n नंबर ऑफ बायज देता है। जो स्मॉल n है यही नंबर ऑफ राउंड्स हैं। n-1 आपका नंबर ऑफ मैचेस होते हैं। ओड की बात करें, n नंबर ऑफ टीम्स हैं, 2 की पावर n-n नंबर ऑफ बायज, n नंबर ऑफ राउंड्स हैं। अपर हाफ में लोग ज़्यादा, लोअर हाफ में बायज ज़्यादा मिलते हैं। देन ये आपके फिक्सचर्स बना रखे हैं। उसके बाद लीग टूर्नामेंट में स्टेयरकेस मेथड के अंदर n नंबर ऑफ टीम्स हैं, n×n-1/2 तो नंबर ऑफ मैचेस है हर जगह पे लीग टूर्नामेंट में। यहाँ पे n-1 आपके नंबर ऑफ राउंड्स है। साइक्लिक के अंदर n आपका नंबर ऑफ राउंड्स हैं और आपके n-1 नंबर ऑफ राउंड्स है फॉर इवन, और ओड के लिए n है। ओड के लिए हमेशा आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी आपके n-1 है फॉर इवन एंड यहाँ पे भी आपके नंबर ऑफ राउंड्स n हैं फॉर ओड टीम्स। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस n+1 हमेशा ओड नंबर आता है। ओड में n+2 कर दो। नंबर ऑफ टीम्स तो हमेशा n ही रहेंगी। एंड देन बात करें, इसमें हमने एक को फिक्स करके रोटेट करना है जितने भी राउंड्स हैं उतनी बार के लिए। एंड इसके अंदर हमने क्या किया था, 7x7 का बॉक्स बनाया जब 5 थे, नहीं n+2 करा जब ओड थे, तो यहाँ पे बाय लिख दिया। 1 2 3 4 5 जितने राउंड्स थे वो लिखा। देन काउंटिंग को कंप्लीट किया। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 5, 4 के बाद 5 एंड देन 1 2। देन यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले मैंने इवन लेना है एंड देन ओड। 5 के बाद 2 और 4 लिए क्योंकि वो इवन थे, एंड देन 1 और 3 लिए क्योंकि वो ओड थे। सीक्वेंस के अंदर लिया है। देन इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स वो होते हैं जो कि विद इन द सेम इंस्टीट्यूशन कराए जाते हैं। एक्स्ट्रा म्यूरल जो कि 2 इंस्टीट्यूशंस के बीच में कराए जाते हैं। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम की बात करें, स्पोर्ट्स डे एनुअल स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता है जो कि टैलेंट को शोकेस करता है। हेल्थ रन, हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, ऑल एज ग्रुप के लिए ओपन होता है। रन फॉर फन, स्ट्रेस फ्री रेसेस होती हैं फ़न के लिए जो करी जाती हैं। स्पेसिफिक कोज में हमारा फंड्स जो है उसको जनरेट करना मेन मोटिव होता है। रन फॉर यूनिटी आपका प्रमोट करता है ब्रदरहुड को, नेशनल इंटीग्रेशन को और एक टुगेदरनेस की। सबसे पहले हमने पढ़ा एक्सरसाइज गाइडलाइंस बाय WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स यानी 5 to 17 ईयर्स के लोगों को
16 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मॉडरेट टू विगरस, विगरस एटलीस्ट 3 days अ वीक होनी चाहिए। ज़्यादा फोकस एरोबिक और मसल और बोन स्ट्रेंथनिंग पे करना चाहिए। एडल्ट्स की बात करें 18 to 64 years ओल्ड, इनको 150 to 300 मिनट्स पर वीक करना चाहिए अगर मॉडरेट कर रहे हैं, 75 to 150 मिनट्स करना चाहिए अगर विगरस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एटलीस्ट 2 times अ वीक होनी चाहिए। ओल्डर एडल्ट्स की बात करें 65+, उनको एडल्ट्स जितनी ही करनी चाहिए एक्सरसाइज, बट साथ में बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी पे भी फोकस करना चाहिए। एटलीस्ट 3 days अ वीक एक्सरसाइज करनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि वो गिरे ना, मोबिलिटी मेंटेन रहे और इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी की बात करें, नोक नीज, यानी नीज जो है बहुत पास आ जाती है, नोक नीज टकराती हैं भागते वक्त, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होती हैं, इम्प्रॉपर पोस्चर की वजह से होती हैं और ओवरवेट होने की वजह से होती हैं। साइकिलिंग करके इन्हें ठीक किया जा सकता है, आउटर एज ऑफ फीट पे वॉक करके और लेग की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करके। बो लेग की बात करें, इसमें नीज जो है काफ़ी दूर रहती हैं, भले ही एंकल टच हो जाए। ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। नोक नीज कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, बो लेग्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। इसमें ओवरवेट होना भी एक रीज़न हो सकता है। यहाँ पे हम आउटर एज पे वॉक करना रेकमेंड करते हैं, यहाँ पे इनर एज पे वॉक करना रेकमेंड करते हैं। हॉर्स राइडिंग और लेग स्ट्रेचेस भी इसको ठीक कर सकते हैं। फ्लैट फुट की बात करें, कोई आर्क प्रेजेंट नहीं होगी फुट के अंदर। इसका कोज होता है वीक मसल्स या फिर काफ़ी देर तक खड़े रहना, प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग या फिर वीक मसल्स होना। टो वॉकिंग से ठीक होता है पिकिंग द ऑब्जेक्ट्स विद टोज या फिर सैंड पे वॉक करना। राउंड शोल्डर्स की बात करें तो शोल्डर्स आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं, वीक बैक मसल्स या फिर स्लाउचिंग की वजह से होता है। बैक की मसल्स यहाँ पर वीक है, इसीलिए राउंड शोल्डर्स जो है वो आया। शोल्डर रोटेटिंग एक्सरसाइज, चेस्ट स्ट्रेचिंग और पुलअप से इसे ठीक किया जा सकता है। लॉर्डोसिस के अंदर लोअर स्पाइन का पार्ट इनवर्ड कर्व ले लेता है। काइफोसिस में अपर पार्ट ऑफ द स्पाइन आउटवर्ड कर्व ले लेता है। स्कोलियोसिस में एक साइडवेज कर्वेचर एस शेप्ड स्पाइन हो जाती है। जो लॉर्डोसिस है एक्सेसिव इनवर्ड कर्व हो जाता है लोअर स्पाइन का। ओबेसिटी या फिर वीक एब्डोमिनल मसल्स की वजह से होता है। काइफोसिस हंच बैक, जब आउटवर्ड कर्व आ जाता है अपर स्पाइन के अंदर, ये वीक बैक मसल्स की वजह से होता है और पुअर पोस्चर की वजह से। लॉर्डोसिस ओबेसिटी और वीक एब्डोमिन मसल्स की वजह से। इसको ठीक करने के लिए एब्डोमिन की एक्सरसाइजेस करेंगे, हाई हील्स को अवॉइड करेंगे, पेल्विक टिल्ट करेंगे। काइफोसिस को प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर सिटिंग पोस्चर लेंगे, बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस और भुजंग आसन यानी कोबरा पोज करते हैं काइफोसिस को ठीक करने के लिए। एंड देन स्कोलियोसिस की बात करें, जो कि साइडवेज कर्वेचर था स्पाइन का, इसी कंजेनाइटल या फिर अनइवन लोड की वजह से होता है। स्विमिंग, एसिमेट्रिकल एक्सरसाइजेज और मेडिकल सुपरविजन इसमें ज़रूरी होती है ठीक करने के लिए। विमेन की पार्टिसिपेशन से उनको फिजिकली भी बेनिफिट्स मिलते हैं, साइकोलॉजिकली भी बेनिफिट्स मिलते हैं और सोशली भी बेनिफिट्स मिलते हैं। स्पेशल कंसिडरेशन की बात करें, मेनार्क होता है जब पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल गर्ल्स के अंदर देखने को मिलती है। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पे मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन होता है जब डिलेड, एब्सेंट या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो। एक्सेसिव ट्रेनिंग, स्ट्रेस या पुअर न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। इससे हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होगा और लो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। फीमेल एथलीट ट्राइड बेसिकली 3 इंटर रिलेटेड डिसऑर्डर्स की एक कंडीशन है, एक मेडिकल कंडीशन जहाँ पे फीमेल के अंदर 3 इंटर रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। फीमेल एथलीट ट्राइड बेसिकली क्या है, एक मेडिकल कंडीशन जहाँ पे फीमेल के अंदर 3 इंटर रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। पहला ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा या फिर बुलिमिया जैसा। इसमें फियर होता है वेट गेन का, इम्प्रॉपर डाइट या फिर एनर्जी की डेफिशिएंसी को लीड करता है। एमेनोरिया यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि लो बॉडी फैट और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्रिएट हुआ है और इससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन डेंसिटी का कम होना, फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है। ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी, क्योंकि खाना कम खा रहे हैं तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो जाती है और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए बैलेंस डाइट, प्रॉपर रेस्ट और
रिकवरी, साइंटिफिक ट्रेनिंग और मेडिकल सुपरविजन रिक्वायर्ड होता है। दैट्स सेट है योगा एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस को। योगा का मीनिंग क्या है? एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिसेस जो कि अचीव करने में हेल्प करती है फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल वेलबींग को थ्रू आसनास, प्राणायामा और मेडिटेशन। योगा जो है वो हेल्प करता है फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने में, लाइफस्टाइल डिजीजेस को कंट्रोल करने में, मेंटल हेल्थ और इमोशनल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। लाइफस्टाइल डिजीजेस ऐसे डिजीजेस जो कि हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं, योगा इनको प्रिवेंट और क्योर दोनों करती है बाय डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ताड़ासना ये वाला पोज है जिसके अंदर आपको सीधा खड़ा होना होता है विद योर फीट टुगेदर, आर्म्स को अपवर्ड करके फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, स्ट्रेच द होल बॉडी अपवर्ड्स एंड बैलेंस ऑन योर टोज। इसकी कॉन्ट्राडिक्शंस मेनली याद रखनी है। लो ब्लड प्रेशर और सिवियर वर्टिगो के अंदर इसे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। गोमुख आसना जो कि काउ फेस पोज कुछ इस तरीके से करना होता है, ये सिवियर शोल्डर इंजरी या फिर नी की प्रॉब्लम में परफॉर्म नहीं होता है। कटी चक्रासन जो कि इस तरीके से होता है, स्लिप डिस्क और हेर्निया के केस में नहीं होता है। भुजंग आसन जो कि कोबरा पोज इस तरीके से होता है, प्रेगनेंसी, हेर्निया और रीसेंट सर्जरी के केस में नहीं करना होता। धनुरासना जो कि बैक इंजरी, हार्ट प्रॉब्लम और प्रेगनेंसी के केस में नहीं करना होता, इस तरीके से परफॉर्म होता है। अब ओबेसिटी की बात करें तो ओबेसिटी बेसिकली एक्सेसिव एक्यूमुलेशन है बॉडी फैट का ड्यू टू ओवर ईटिंग एंड इनएक्टिविटी। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा हाई रहता है। हाइपरटेंशन बेसिकली ब्लड प्रेशर जब परसिस्टेंटली हाई रहता है। अस्थमा इज द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज जिसमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। बैक पेन, स्पाइनल रीजन के अंदर पेन रहता है ड्यू टू पोस्चर, बैड पोस्चर और मसल वीकनेस। आर्थराइटिस जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन जिससे कोज होता है पेन एंड स्टिफनेस। बात करें लास्ट तीनों यानी अस्थमा, बैक पेन, आर्थराइटिस में बीजीटी लगेंगे यानी कि भुजंगासन, गोमुखासन और ताड़ासन। ऊपर की बात करें तो तीनों में के तो लगेगा यानी कटी चक्रासन, एंड देन टी इन दोनों में लगेगा ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन में। ओबेसिटी में लगेगा धनुरासना एंड हाइपरटेंशन में लगेगा गोमुख आसना, और डायबिटीज़ में एक जी एक डी दे देना है, ठीक है। ताड़ासन सब में हेल्प करता है एक्सेप्ट फॉर डायबिटीज़। आई होप आई एम क्लियर। यानी वो चिल्ड्रन जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी फिजिकली यानी कि जब उनके मूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम हो। इंटेलेक्चुअली यानी जब बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग हो। सेंसरी यानी कि विजन या हियरिंग जैसे इम्पेयरमेंट हो। कोग्निटिव यानी कि लर्निंग, थिंकिंग, रिमेंबरिंग में जब प्रॉब्लम हो। सोशल यानी कि सोशल इंट्रैक्शंस में जब दिक्कतें हों। देन इसके बाद हमने पढ़ा कुछ प्री नेटल डिसेबिलिटीज़ हो सकती है, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल। जो बर्थ से पहले हैं वो प्री नेटल, जो बर्थ के टाइम पे पेरीनेटल, एंड बर्थ के बाद पोस्टनेटल। अगर फिजिकल एजुकेशन के बेनिफिट्स की बात करें तो फिजिकल फिटनेस को प्रमोट करता है, कोऑर्डिनेशन बैलेंस को एनहांस करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, इंकरेज करता है सोशल इंट्रैक्शंस को, स्ट्रेस एंजाइटी को रिड्यूस करता है और इंडिपेंडेंस को भी बढ़ाता है। ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द CWSN, देन रिहेबिलिटेशन एंड थेरेपी, स्किल की डेवलपमेंट करवाना। एडवांटेजेस की बात करें तो फिजिकली भी उनको बेनिफिट मिलता है, साइकोलॉजिकली भी और सोशली भी। अब हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि फिज़िकल एजुकेशन को इंक्लूसिव कर सके, तो इक्विपमेंट्स को उस तरीके से अडेप्टिव बनाओ ताकि हर जना यूज़ कर पाए। रूल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हैं, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि एंकरेजमेंट या मोटिवेशन प्रोवाइड करना। डिसेबिलिटी एटिकेट्स एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर और कम्युनिकेशन जो हमें दिव्यांग पर्सन के साथ करनी चाहिए, यानी उनको रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए, पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, कोई ज़्यादा अननेसेसरीली सिंपैथी नहीं दिखानी चाहिए, एंकरेज करना चाहिए उनकी इंडिपेंडेंस को और उनकी एबिलिटीज़ पे फोकस करना चाहिए, ना कि उनकी डिसेबिलिटीज़ पे। इंक्लूजन यानी उनको भी हम इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका दे पाए जस्ट लाइक अलॉन्ग विद द नॉर्मल चिल्ड्रन। इससे इक्वालिटी प्रमोट होगी, डिस्क्रिमिनेशन कम होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उनके अंदर और सोशल बॉन्डिंग बढ़ेगी। स्पेशल ओलंपिक्स इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड एथलीट्स के लिए है, पैरालंपिक्स फिजिकली डिसेबल्ड एथलीट्स के लिए और डेफ ओलंपिक्स हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए होता है। डेफ ओलंपिक्स में एक और बात, 55 डेसिबल्स का मिनिमम हियरिंग लॉस होता है।
देन बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक्स 1968 के अंदर हुआ था सबसे पहली बार, पैरालंपिक्स 1960, डेफ ओलंपिक्स 1924। ये ईयरली होता है, ये एवरी 4 ईयर्स में होता है। ये स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज कराती है, ये IPC एंड ये ICST इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। ये सब IOC रिकग्नाइज्ड हैं। यहाँ पे और यहाँ पे एड्स अलाउड हैं, बट यहाँ पर हियरिंग एड्स अलाउड नहीं होते हैं। इसका लोगो कुछ इस तरीके का है स्पेशल ओलंपिक्स का, ये आपका पैरालंपिक्स का है, ये आपका डेफ ओलंपिक्स का है। इसका मोटो है लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन दैट अटेम्प्ट। और जो आपका पैरालंपिक्स है उसका है स्पिरिट इन मोशन, डेफ ओलंपिक्स का है पर लुडोज इक्वालिटीज़, यानी कि इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स। देन रिसेंट एडिशंस और नेक्स्ट एडिशन तब हैं, और इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव है इंक्लूजन, कॉन्फिडेंस और इक्वालिटी को प्रमोट करना, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट कराना। टीचर का क्या रोल होगा कि इंडिविजुअल नीड्स को आइडेंटिफाई करें, एक्टिविटीज़ को उस अकॉर्डिंग मॉडिफाई करें, सेफ्टी को इंश्योर करें, पार्टिसिपेशन को एंकरेज करें और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट। सबसे पहले हमने चैप्टर में पढ़ा कि न्यूट्रिशन एक साइंटिफिक स्टडी है फूड्स एंड न्यूट्रिएंट्स की, और उसमें सारे प्रोसेसेस भी हम पढ़ते हैं जिस तरीके से हमारी बॉडी इंजेस्ट करती है, डाइजेस्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है और यूटिलाइज करती है। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए काफ़ी एसेंशियल है, ग्रोथ के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, रिपेयर के लिए और हमारे सारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने में। न्यूट्रिएंट्स केमिकल सब्सटेंसेस है जो हमारी फूड के अंदर प्रेजेंट है और हमें इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर हम बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स और वाटर आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वाइटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। कार्ब्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमें प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। 1 ग्राम कार्ब्स के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं। मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स सिंपल शुगर्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। डाइसेकेराइड्स 2 मोनोसेकेराइड्स होते हैं बेसिकली, सुक्रोज और लेक्टोज। पॉलीसेकेराइड्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जो कि स्टार्च और फाइबर होती है। अब कार्ब्स जो हमें अवेलेबली मिलते हैं शुगर और स्टार्च से जो डाइजेस्ट कर पाते हैं, नॉन अवेलेबली फाइबर से मिलते हैं। कार्ब्स का फंक्शन बात करें तो प्रोवाइड करता है एनर्जी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स, प्रिवेंट्स केटोसिस, स्पेयर प्रोटीन्स फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज एनर्जी। सोर्सेज की बात करें, राइस से मिलता है, व्हीट से, ब्रेड से, सीरियल से, फ्रूट से, शुगर, जैगरी, हनी, पोटैटो से। प्रोटीन नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस के अंदर हेल्प करता है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं। फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, हमारी मसल्स की डेवलपमेंट, एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन। अमीनो एसिड्स की बात करें, प्रोटीन्स बेसिकली अमीनो एसिड्स से ही बने होते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो हमारी बॉडी बना नहीं सकती, हमें डाइट में ज़रूरी होते हैं। नॉन एसेंशियल वो जो हमारी बॉडी खुद से बना सकती है। प्रोटीन फूड्स को अगर हम डिवाइड करें तो कंप्लीट प्रोटीन जिसमें बहुत सारे ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो, इनकम्प्लीट प्रोटीन जिसमें 1 या 1 से ज़्यादा हो, कॉम्प्लीमेंट्री जब हम इनकम्प्लीट्स को जोड़ दें, यानी इनको साथ में मिलाकर खाएं जिससे कॉम्बिनेशन से क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होती है नॉर्मल एडल्ट के लिए, एंड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अप टू 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। फैट्स लिपिड्स की बात करें तो फैट्स जो होते हैं वो कंसनट्रेटेड सोर्स होते हैं एनर्जी के एंड आर रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस बॉडी फंक्शंस। 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज होती हैं। फैट्स हमें एनर्जीज देते हैं और उसके अंदर फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं जैसे कि A, D, E, K, एंड देन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, सैचुरेटेड वो जो सॉलिड है घी या बटर, अनसैचुरेटेड वो जो लिक्विड है, फॉर एग्जांपल ऑयल्स एंड नट्स। बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, बहुत छोटी क्वांटिटी में मिलते हैं हमें। वाइटामिन्स की बात करें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि बहुत छोटी अमाउंट में रिक्वायर्ड है फॉर ग्रोथ एंड बॉडी प्रोसेस की रेगुलेशन और डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स वो होते हैं जो कि A, D, E, K है। वाटर सॉल्युबल आपके पास B कॉम्प्लेक्स और C है। विटामिन A आपको मिलता है कैरेट और मिल्क से,
और बी मिलता है सीरियल्स और पल्सेस से, सी मिलता है सिट्रस फ्रूट से, डी सनलाइट और मिल्क से, ई नट्स और सीड्स से, के आपको मिलता है ग्रीन वेजिटेबल से, ए आपकी विजन को इम्प्रूव करता है, स्किन को हेल्दी रखता है, बी आपका एनर्जी मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करता है, सी आपका हीलिंग या इम्यूनिटी में हेल्प करता है, डी बोन हेल्थ में, ई आपका सेल्फ प्रोटेक्शन के अंदर हेल्प करता है, के आपका ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, बाकी सब ऑर्गेनिक थे। मिनरल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो कि हमारी बोन फॉर्मेशन, मसल कंट्रैक्शन, नर्व फंक्शन में ज़रूरी होते हैं। कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बोन्स हमें देती है। आयरन का काम है हीमोग्लोबिन फॉर्म करना। फॉस्फोरस का काम भी बोन हेल्थ बनाना ही होता है। सोडियम हमें फ्लूइड बैलेंस के लिए ज़रूरी होता है। पोटाशियम मसल फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। कैल्शियम हमें मिल्क और कर्ड से मिलता है। आयरन स्पिनच और जैगरी से, फॉस्फोरस पल्सेस और मीट से, सोडियम सोल से, पोटाशियम बनाना से। बैलेंस्ड डाइट वो है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स करेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट हों। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं बैलेंस्ड डाइट के। हमारे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, और नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं फाइबर और वाटर। वेट कंट्रोल अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें हेल्दी वेट पहले अचीव करना है। तो हेल्दी वेट अचीव होता है बैलेंस डाइट और फिजिकल एक्टिविटी से। ओवर ईटिंग और जंक फूड को अवॉइड करना है। अगर हम डाइटिंग करते हैं तो उसके पिटफॉल्स ये हैं कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो सकती है, मसल मास लूज हो सकता है, वीक इम्यूनिटी और ईटिंग डिसऑर्डर्स भी लग सकते हैं। फूड इंटॉलरेंस यानी कोई एक सर्टन टाइप ऑफ फूड्स जो है, इनएबिलिटी है हमारी बॉडी की उसे डाइजेस्ट करने की, तो हम बोलेंगे हम फूड इंटॉलरेंट है। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोज इंटॉलरेंस या ग्लूकोज इंटॉलरेंस। फूड मिथ्स की बात करें, कार्ब्स को अवॉइड करना चाहिए, ये एक मिथ है। मिथ्स वो होता है जो झूठी बातें या अफवाहें हैं बेसिकली। फैट्स जो है वो वेट गेन कराती हैं। स्किपिंग मील्स यानी मील स्किप करके हम वेट लॉस कर सकते हैं। एग्स जो है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाते हैं। ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग जो है हमें मोटा बना देती है। मिल्क अगर हम फिश के बाद नहीं लेना चाहिए, है ना, तो ये सब के सब मिथ्स हैं, यानी सब झूठ है ये। इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइट एंड स्पोर्ट्स की बात करें तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग और कंपटीशन के लिए। परफॉर्मेंस, एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं। क्विक रिकवरी और फटीग को कम करते हैं। इंजरीज और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को प्रिवेंट करते हैं। एक आइडियल बॉडी वेट और फिटनेस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कंपटीशन से पहले ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें मैक्सिमम एनर्जी मिले और कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ना आए। हाई कार्बोहाइड्रेट्स और मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन्स 3 से 4 घंटे पहले खाना चाहिए। लो फैट एंड लो फाइबर, और अच्छा खासा पानी पीना चाहिए। डाइट के दौरान हमें एनर्जी को मेंटेन करना है तो पानी के सिप्स लेने चाहिए। स्पोर्ट्स ड्रिंक के लाइट इजी डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ग्लूकोज की ड्रिंक, बनाना, डाइल्यूटेड फ्रूट जूसेस ले सकते हैं। कोई हैवी फैटी स्पाइसी फूड नहीं खाना। कंपटीशन के बाद 30 से 60 मिनट बाद खाना खाना है। हमारा एम है रिकवरी कराना, मसल रिपेयर कराना, ग्लाइकोजन को रीफिल कराना। इसमें हम हाई कार्ब्स वाला खाना खाते हैं और अच्छा एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन खाते हैं। काफ़ी सारे फ्लूइड्स लेते हैं ताकि वाटर लॉस को रिप्लेस कर पाए। मिल्क, कर्ड, फ्रूट, राइस। ताकि एक टेस्ट, एक टूल या प्रोसीजर है जिससे कि हम किसी की भी फिटनेस का कोई भी स्पेसिफिक कंपोनेंट जो है इसे मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट उसी टेस्ट के दौरान जो हमने न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करा है उसी को ही मेजरमेंट कहते हैं। इवैल्यूएशन क्या होता है, उस मेजरमेंट से हमने जो न्यूमेरिकल डेटा निकाला है उससे जज करना या उससे इंटरप्रेट करना कि किसी का फिटनेस लेवल कितना है। इम्पॉर्टेंस की बात करें तो फिजिकल फिटनेस को असेस करता है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताता है, प्लेयर्स की सिलेक्शन में काम आता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने में हेल्पफुल होता है, इम्प्रूवमेंट मेजर करता है कहाँ पे ज़रूरत है, टैलेंट को आइडेंटिफाई करता है, मोटिवेट करता है प्लेयर्स को, रिसर्च और कंपैरिजन में ज़रूरी होता है, साइंटिफिक कोचिंग को डिज़ाइन करने में भी इम्पॉर्टेंट होता है और साइंटिफिक कोचिंग के डिसीजंस लेने में भी इम्पॉर्टेंट होता है। बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स बेसिकली एक तरीका है जिससे हम बॉडी का फैट मेजर कर सकते हैं बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट। बीएमआई का फॉर्मूला होता है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। हाइट यहाँ पे मीटर्स के अंदर होती है। अगर वैल्यू 18.5 से नीचे आ रही है तो अंडर वेट कैटेगरी के अंदर डालेंगे। 18.5 से 24.9 आ रही है तो नॉर्मल वेट, 25 से 29.9 आ रही है तो ओवर वेट, एंड 30 से अबव आ रही है तो ओबीस। बीएमआई जो है हेल्थ का स्टेटस मेजर करता है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, फिटनेस असेसमेंट के अंदर भी यूज़ होता है।
अगर हम बात करें SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट की, तो ये ओवरऑल फिजिकल फिटनेस को मेजर करता है फॉर एज ग्रुप 5 to 8 ईयर्स। एक तो होता है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, जो कि स्टैटिक बैलेंस को मेजर करता है, कुछ इस तरीके से परफॉर्म होता है। देन प्लेट टैपिंग टेस्ट, जो कि स्पीड ऑफ मूवमेंट एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन को असेस करता है। इसमें जो हैंड हमारा वर्किंग होता है, यानी राइट हैंडेड पर्सन के लिए राइट हैंड जो डोमिनेंट हैंड है, उसको एक एक बार दोनों प्लेट्स पे हमें टैप करना होता है। 50 टैप्स यानी 25 साइकिल्स करनी होती है। जितना कम टाइम लगता है उतनी बेटर परफॉर्मेंस है। देन 9 to 18 ईयर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 50 मीटर स्पीड टेस्ट होता है, जो कि स्पीड को मेजर करता है, जिसमें 50 मीटर की स्प्रिंट होती है। देन 600 मीटर रन और वॉक टेस्ट होता है, जो कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करता है। देन बात करें सिट एंड रीच टेस्ट की, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करता है लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग की। देन हम बात करते हैं स्ट्रेंथ के लिए पार्शियल कर्ल अप टेस्ट परफॉर्म होता है, पुशअप्स परफॉर्म होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। डिफरेंट गर्ल्स के लिए पुशअप्स को मॉडिफाई कर दिया गया है। पार्शियल कर्ल अप टेस्ट जो है एब्डोमेन की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। पुशअप्स जो हैं वो अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। इसमें हम नंबर ऑफ रेपिटेशंस देखते हैं, इसमें हम करेक्ट रेपिटेशंस देखते हैं पुशअप्स के अंदर। देन बात करते हैं कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस के लिए हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को यूज़ करते हैं। इसके अंदर बेंच को यूज़ करके उसके ऊपर ऊपर नीचे होना होता है, यानी ऊपर चढ़ के नीचे उतरना होता है इन 5 मिनट्स। इसका अगर फिटनेस इंडेक्स निकालें तो ड्यूरेशन या कितनी देर किया है इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेकेंड्स के अंदर लेनी है ड्यूरेशन, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू पल्स काउंट जितना आता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात करें तो वो मिनिमम एनर्जी है जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है जस्ट टू परफॉर्म द वाइटल एक्शंस एक्सेप्ट फॉर द वर्कआउट एंड वॉकिंग, जो भी हम सारा कुछ कर रहे हैं। बात करें मेन के लिए, अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो ये फॉर्मूला होता है, एंड विमेन के लिए ये फॉर्मूला होता है। अगर आप इसे याद नहीं कर पा रहे हो, वैसे तो आई वुड रेकमेंड इसे याद कर लो, बट नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली एक ये फॉर्मूला याद ज़रूर रखना बेसल मेटाबॉलिक रेट का, 1 कैलोरी इंटू बॉडी वेट इंटू 24 आवर्स। ये भी हमें बेसल मेटाबॉलिक रेट देता है। ये थोड़ा अप्रॉक्स सा होता है, ये वाला एक्यूरेट देता है रिजल्ट्स। BMR की इम्पोर्टेंस की बात करें तो डाइट प्लानिंग में भी इम्पॉर्टेंट होता है, वेट कंट्रोल में भी और मेटाबॉलिक हेल्थ को मेजर करने के लिए भी। रिकली एंड जोन्स टेस्ट जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, इसके अंदर ये सब टेस्ट्स इंक्लूड होते हैं रिकली एंड जोन्स टेस्ट के अंदर। इसका फंक्शनल फिटनेस को मेजर करना ही इसका पर्पस होता है। फंक्शनल फिटनेस को मेजर करता है, इसमें कौन कौन से टेस्ट है। सबसे पहले चेयर स्टैंड टेस्ट, जो कि कुछ इस तरीके से परफॉर्म होता है। लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। आर्म कर्ल टेस्ट, जो कि कुछ इस तरीके से परफॉर्म होता है और ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। देन चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, जो कि कुछ इस तरीके से परफॉर्म होता है, ये लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। बैक स्क्रैच टेस्ट, जो कि इस तरीके से ये शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। देन 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, जो कि एजिलिटी और बैलेंस को मेजर करता है। 6 मिनट वॉक टेस्ट, जो कि एरोबिक एंड्योरेंस को मेजर करता है। देन बात करते हैं जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेबिलिटी, यानी आपकी जो ब्रेन है वो कितना नई चीज़ों को लर्न करना चाहता है, न्यू मोटर स्किल्स को लर्न करना चाहता है, उसकी क्या एबिलिटी है उसे लर्न करने के लिए। इसमें फ्रंट रोल परफॉर्म होता है, देन जंपिंग हाफ टर्न एंड देन जंपिंग फुल टर्न। इसके अंदर एक फ्रंट रोल परफॉर्म करता है, देन जंपिंग हाफ टर्न, देन जंपिंग फुल टर्न परफॉर्म होता है। जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट की बात करें तो स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन को मेजर करता है। फिटनेस टेस्टिंग के दौरान हमें जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो है प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए, करेक्ट टेक्निक को यूज़ करना चाहिए, मेडिकली फिट होने चाहिए उन सबको परफॉर्म करने के लिए, एडिक्वेट रेस्ट लेना चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स का यूज़ करना चाहिए और ओवर एग्जॉर्शन को अवॉइड करना चाहिए। दैट्स सबसे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, वो फैक्टर्स हैं जो हमारी इंटरनल बॉडी की कंडीशंस हैं या प्रोसेसेस हैं जो कि सीधा हमारी फिजिकल फिटनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं? स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कॉम्पोजिशन। स्ट्रेंथ इज द बेसिकली एबिलिटी ऑफ आवर मसल्स टू एक्सर्ट एनी फोर्स। स्पीड एबिलिटी है कि हम कोई भी
कोई भी टास्क को कितने मिनिमम टाइम में कर सकते हैं। एंड्योरेंस है कोई भी एक्टिविटी को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए विदाउट फटीग परफॉर्म करना। फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी जो मूवमेंट है जॉइंट का उसका रेंज कितना है, जितना ज़्यादा रेंज उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। बॉडी कॉम्पोजिशन बेसिकली क्या होता है कि हमारा फैट कितना है एज कम्पेयर टू आवर बॉडी मास। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जिसे अफेक्ट करते हैं स्ट्रेंथ को, मसल का साइज, कौन से मसल फाइबर का टाइप क्या है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कैसी है और हॉर्मोन्स के लेवल कैसे हैं। स्पीड को, फास्ट ट्विच फाइबर्स कितने प्रेजेंट हैं, रिएक्शन टाइम कितना है, नर्वस सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी है। एंड्योरेंस को इफेक्ट करता है कार्डियो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी कितनी है, O2 की वॉल्यूम कितनी है, लैक्टिक एसिड की टॉलरेंस कितनी है। फ्लेक्सिबिलिटी को बेसिकली क्या इफेक्ट करता है, इलास्टिसिटी कितनी है मसल्स की, जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या है, एज कितनी है, मसल टेम्परेचर कितना होता है। एंड बॉडी कॉम्पोजिशन को डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म कैसा है, डाइट क्या ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, हार्मोनल बैलेंस कैसा है। एक्सरसाइज के क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, मस्कुलर सिस्टम बेसिकली स्केलेटल सिस्टम को भी इंक्लूड करा गया, हमारे मूवमेंट, पोस्चर और स्टेबिलिटी को में हेल्प करते हैं। एक्सरसाइज करने से मस्कुलर हाइपरट्रोफी यानी उसकी साइज थिकनेस में इंक्रीज होता है, मसल फाइबर्स की साइज और थिकनेस में, क्योंकि हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं। स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है यानी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ती है, मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ती है यानी मसल्स जो है ज़्यादा लंबे टाइम तक वर्क कर सकते हैं विदाउट फटीग, मसल टोन इंप्रूव रहता है, हेल्दी रहती हैं मसल्स, कैपिलरी की डेंसिटी बढ़ती है, ज़्यादा ब्लड सप्लाई आता है हमारी मसल्स को, मसल फटीग जो है वो कम हो जाता है क्योंकि रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक लैक्टिक एसिड हो रहा है। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज में, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट, ब्लड वेसल्स को, ब्लड को और लंग्स को इंक्लूड करा गया है। हार्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा एक्सरसाइज करने से, हार्ट का साइज इंक्रीज होगा यानी कार्डियक हाइपरट्रॉफी, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगी यानी ज़्यादा ब्लड पंप होगा, हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा। ब्लड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्लड में आरबीसी काउंट बढ़ेगा, एंड्योरेंस बढ़ेगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा यानी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बेटर सर्कुलेशन होगा यानी फास्टर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की डिलीवरी होगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, लंग कैपेसिटी अच्छी होगी, टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगी यानी ज़्यादा ऑक्सीजन हम एक ब्रेथ के अंदर लेंगे, इम्प्रूव्ड वेंटिलेशन यानी हमारी गैस एक्सचेंज जो होगा वो अच्छा होगा। ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस है जो हमारी बॉडी में एज के साथ साथ होते हैं, हमारी फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी जो है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन करती है। मस्कुलर सिस्टम की बात करें तो सार्कोपीनिया यानी कि हमारी मसल मास डिक्रीज होता है, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो लंग कैपेसिटी कम होती है और जो हार्ट रेट है वो भी कम हो जाता है। स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन डेंसिटी कम होती है, फ्रैक्चर के रिस्क बढ़ जाते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो स्लो रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है यानी बढ़ जाता है, आपका कोऑर्डिनेशन और बैलेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। स्पोर्ट्स इंजरीज़ की बात करें तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ कोई भी डैमेज आपकी बॉडी टिश्यूज़ पे जब आता है ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटी या कोई स्पोर्ट्स की वजह से। पहले हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी देखते हैं, एब्रेजन, कंट्यूजन, लेक्रेशन, इंसीजन, स्प्रेन, स्ट्रेन। एब्रेजन बेसिकली स्क्रेप यानी हल्की सी स्किन को छिल जाना किसी रफ सर्फेस पे गिरने की वजह से। कंट्यूजन जब ब्रूज आ जाता है रेड रेड लाइंस वाला। लेक्रेशन जब डीप इरेगुलर कट लगा हो। इंसीजन जब एक क्लीन कट लगा हो, बिल्कुल स्ट्रेट यानी शार्प इंस्ट्रूमेंट से एक बिल्कुल स्ट्रेट कट लगा हो क्लीन। और स्प्रेन इज बेसिकली जब लिगामेंट में इंजरी आती है, एंड स्ट्रेन इज बेसिकली जब मसल या टेंडन में इंजरी आती है। स्प्रेन इज लिगामेंट की इंजरी एंड स्ट्रेन इज मसल या टेंडन की। ऐसे याद रखो, यहाँ पे टी है स्ट्रेन में तो यहाँ पे टेंडन की इंजरी है, मसल या टेंडन की इंजरी है, स्प्रेन में लिगामेंट की इंजरी है। एब्रेजन के अंदर क्लीन वूंड होता है तो एंटीसेप्टिक और बैंडेज यूज़ करनी चाहिए। कंट्यूजन यानी जब ब्रूजिंग हुई है तब आइस कंप्रेशन और रेस्ट को यूज़ करना चाहिए। लेक्रेशन जब डीप इरेगुलर कट लगा होता है तब कंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है, उसको ब्लीडिंग को कंट्रोल करना चाहिए और स्टिचेस लगाने चाहिए। इंसीजन के दौरान आपको ड्रेसिंग यानी अच्छे से ड्रेसिंग करनी चाहिए, मेडिकल केयर देना चाहिए। स्प्रेन में प्राइस को फॉलो करना चाहिए, स्ट्रेन के अंदर फिजियोथेरेपी एंड अगेन राइस को फॉलो करना चाहिए। प्राइस के अंदर पी फॉर प्रोटेक्शन, आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइसिंग, सी फॉर कंप्रेशन, ई फॉर एलिवेशन करना चाहिए। बोन एंड जॉइंट इंजरीज की बात करें, डिसलोकेशन होता है जब बोन्स एक जॉइंट से डिस्प्लेस हो जाए।
इसको हम मैनेज कर सकते हैं थोड़े टाइम तक रेस्ट लेकर एंड देन मेडिकल रिडक्शन करके। फ्रैक्चर्स की टाइप की बात करें तो ग्रीन स्टिक जब इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है जो कि चिल्ड्रन के अंदर कॉमन है। कॉम्बिन्यूटेड जब बोन काफ़ी सारे पीसेस में ब्रेक कर जाती है। ट्रांसवर्स जब वो राइट एंगल पे ब्रेक करती है कुछ इस तरीके से। ऑब्लिक जब डायगोनल फ्रैक्चर होता है। इम्पैक्टेड जब जो ब्रोकन एंड्स हैं वो एक दूसरे के अंदर ड्रिवन इनटू ईच अदर यानी बीच में ही आ जाते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज क्यों होती है? इम्प्रॉपर वार्म अप की वजह से, ओवर ट्रेनिंग की वजह से, फॉल्टी टेक्निक की वजह से, पुअर इक्विपमेंट्स की वजह से, फटीग थकावट की वजह से, अनसेफ प्लेइंग सरफेस की वजह से। स्पोर्ट्स इंजरीज का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? एक प्रॉपर वार्म अप और प्रॉपर कूल डाउन को फॉलो करके, करेक्ट टेक्निक को यूज़ करके, साइंटिफिक ट्रेनिंग लोड लेकर, उतना ही लोड लो जितना आपको साइंटिफिकली लेना चाहिए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज़ करना चाहिए, एडिक्वेट रेस्ट लेना चाहिए और रिकवरी करनी चाहिए और बैलेंस्ड डाइट को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट एड का एम है कि आप अपने लाइफ को प्रिजर्व कर सके, डेथ को प्रिवेंट कर सके, फर्दर इंजरी को प्रिवेंट कर सकते यानी हमारा जो कंडीशन है उसको और वर्सन ना होने दिया जाए। रिकवरी को प्रमोट करें यानी हीलिंग को स्पीड अप करें। मतलब क्या होता है? एक स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट जिस बाय अप्लाइंग द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स यानी मैकेनिक्स के लॉज प्रिंसिपल्स को यूज करके हम ह्यूमन मूवमेंट की स्टडी करते हैं। बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, हमारी टेक्निक को करेक्ट करती है, स्पोर्ट्स इंजरीज का रिस्क कम करती है, एफिशिएंसी बढ़ाती है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के डिज़ाइन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, साइंटिफिक ट्रेनिंग और स्किल एनालिसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया यानी बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहना चाहती है और एक मोशन में है वो मोशन पे रहना चाहती है अनटिल अनलेस इसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। इनर्शिया वो रेजिस्टेंस जो एक टेंडेंसी है बॉडी की कि वो रेजिस्ट करती है चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन को, वही इनर्शिया होता है। स्पोर्ट्स के अंदर बात करें, फुटबॉल जो है वो रेस्ट पे रहेगी जब तक उसे किक नहीं किया जाएगा। एक स्प्रिंटर स्टार्टिंग पॉइंट पे ही रहेगा जब तक वो भागेगा नहीं यानी खुद फोर्स नहीं लगाएगा। एक मूविंग बॉल स्टॉप करती है सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन या फिर एयर रेजिस्टेंस के फोर्स से। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो लॉ ऑफ एक्सलरेशन भी कहते हैं यानी कि जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितनी फोर्स लगाई गई है और जो रेट ऑफ जो मोमेंटम का चेंज है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा एक्सलरेशन मिलेगी। जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसको उतनी एक्सलरेशन के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी कि लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जब हम रन कर रहे हैं हम फिट जिस तरीके से पुश करता है ग्राउंड को बैकवर्ड उसी फोर्स से ग्राउंड भी हमें पुश करती है बट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी तरीके से स्विमिंग और जंपिंग के अंदर भी एग्जाम्पल देखने को मिलता है। देन लिवर्स और उनकी एप्लीकेशंस की बात करें, लिवर एक रिजिड बार है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट करता है। उस फिक्स्ड पॉइंट को हम फल्क्रम कहते हैं। थ्री लिवर क्लासेस होती है बेसिकली। फर्स्ट क्लास के अंदर फल्क्रम बीच के अंदर होता है, सेकंड क्लास में लोड बीच में होता है एंड थर्ड क्लास में एफर्ट बीच में होता है। फर्स्ट क्लास में फल्क्रम एफ, सेकेंड क्लास के अंदर लोड एंड देन थर्ड क्लास में एफर्ट। थर्ड क्लास में हमें एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है दैट्स वाई एफर्ट बीच में, ऐसे याद रख सकते हैं। देन स्मिथ सिजर्स का एग्जाम्पल याद रखना है। इसके अंदर ट्रॉली को पुश करने का एंड इसके अंदर डिग करने का हम ऑप्शंस एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। फल्क्रम, लोड और एफर्ट। लोड वो है जो रेजिस्टेंस है, एफर्ट हमने जो फोर्स लगाई है, फल्क्रम एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अराउंड वो रोटेट कर रहा है। देन बात करें थर्ड क्लास लिवर्स जो है वो कॉमन क्यों है स्पोर्ट्स में, क्योंकि ये जो हैं चाहे इनमें ज़्यादा एफर्ट लगता है बट स्टिल ये आइडियल हैं फॉर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेस बिकॉज क्योंकि ये ग्रेटर स्पीड ऑफर करते हैं और इनके अंदर रेंज ऑफ मूवमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है। इक्विलिब्रियम वो स्टेट है एक बॉडी की, एक बॉडी को हम बोलेंगे वो तब इक्विलिब्रियम है जब उनकी सारी फोर्सेस जो उसके ऊपर एक्ट कर रही है वो बैलेंस्ड हों। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब बॉडी रेस्ट पे है और सारी फोर्सेस बैलेंस्ड है। फॉर एग्जाम्पल एक जिमनास्ट होल्डिंग अ पोज। सेकेंड है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो कि है जब बॉडी मोशन में और उस टाइम पे फोर्सेस बैलेंस्ड है। फॉर एग्जांपल साइकिलिंग एंड रनिंग। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि उसका सारा बॉडी वेट वहाँ पे अपीयर करता है या फिर एक्ट कर रहा है। फैक्टर्स जो हमारी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं
जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा, लोअर होगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितना वाइडर बेस होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अगर हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी विद इन द बेस आ रहा है तो स्टेबल पोजीशन बोलेंगे। अगर बॉडी मास ज़्यादा है तो फिर स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। रेसलर्स जो हैं अपनी नीज़ को बेंड करते हैं आगे की तरफ ताकि उनका COG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम हो जाए। जो डिफेंसिव प्लेयर्स हैं वो अपने आप को थोड़ा वाइडन स्टैंस देते हैं ताकि उनका बैलेंस अच्छे से बन पाए। हाई जंपर्स भी अपनी बॉडी को पोजीशन को उस तरीके से अरेंज रखते हैं कि वो बार को क्लियर कर सके, यानी उसके ऊपर से इजीली जंप कर सके। फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन वो फोर्स है जो कि दो सर्फेसेस जो कांटेक्ट में है उनकी मोशन को अपोज करती है, यानी उनको मूव करने से रोकती है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है वो मोशन को प्रिवेंट करती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग को अपोज करती है। रोलिंग फ्रिक्शन रोलिंग को अपोज करती है। फ्लूइड फ्रिक्शन एयर या वाटर की रेजिस्टेंस को बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल स्टार्टिंग ब्लॉक्स हो गए स्लाइडिंग का, स्लाइडिंग इन फुटबॉल। रोलिंग फ्रिक्शन का हो गया साइकिलिंग। एंड फ्लूइड फ्रिक्शन का हो गया स्विमिंग या फिर स्प्रिंटिंग। रोल ऑफ फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स की बात करें, फ्रिक्शन हमें हेल्पफुल है क्योंकि ये हमें रन करने में हेल्प करती है विदाउट स्लिपिंग। ग्रिप करने में हेल्प करती है, ग्रिपिंग इक्विपमेंट की तरह एक्ट करती है। स्टॉप करने में हेल्प करती है, हम बहुत ईजिली रुक पाते हैं। हार्मफुल इसलिए क्योंकि ये रनर्स की स्पीड को स्लो करती है। और वाटर रेजिस्टेंस की वजह से स्पीड भी स्विमर्स की स्लो होती है। एयर रेजिस्टेंस की वजह से रनर्स की स्लो होती है। प्रोजेक्टाइल बेसिकली वो मोशन होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं एयर के अंदर, और जब वो सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करता है तो उसका पाथ कुछ इस तरीके का होता है जिसे हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखना चाहें तो शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप या बास्केटबॉल शॉट। बास्केटबॉल शॉट, शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो या फिर लॉन्ग जंप। फैक्टर्स जो प्रोजेक्टाइल मोशन को अफेक्ट करते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर हमारा 45 डिग्री होगा तो मैक्सिमम प्रोजेक्शन हमें देखने को मिलेगी। देन बात करें वेलोसिटी, जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा। हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा रेंज आएगी, यानी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल को डाउनवर्ड्स लेके जाती है, हम अपवर्ड्स भेजते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर इसका एप्लीकेशन देखें तो जैवलिन अपने एंगल और स्पीड को, जैवलिन थ्रोअर्स जो हैं बेसिकली अपने एंगल और स्पीड को उसी अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं कि उनकी रेंज या फिर जो डिस्टेंस कवर्ड है वो मैक्सिमम आए। बास्केटबॉल प्लेयर्स भी एंगुलर फोर्स को एडजस्ट करते हैं। लॉन्ग जंपर्स भी अपनी टेक ऑफ वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करते हैं इस वजह से। बायोमैकेनिक्स और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में इसकी रिलेशनशिप देखना चाहें तो बायोमैकेनिक्स जो है वो करेक्ट टेक्निक बताता है और एनर्जी को सेव करता है। एफिशिएंट मूवमेंट देता है जिससे कि रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं। इंजरी के चांसेस भी रिड्यूस करता है और कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस के अंदर इंक्रीज करता है, एनहांस करता है। चैप्टर में पढ़ा पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल की टोटलिटी होती है, यानी उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड, उसके इमोशंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सबका एक टोटल सम होता है जो कि एक पर्सन को यूनिक बनाता है। स्पोर्ट्स के अंदर पर्सनालिटी अफेक्ट करती है कि वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा, उसका बिहेवियर कैसा रहेगा अंडर प्रेशर, वो किस तरीके से टीममेट से इंटरेक्ट करेगा, उसका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की बात करें तो पहली क्लासिफिकेशन है जंग्स क्लासिफिकेशन, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट वो जो कि क्वाइट रिजर्व्ड रहते हैं और सेल्फ फोकस्ड होते हैं। एक्सट्रोवर्ट वो जो बहुत सोशल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं। एम्बीवर्ट वो जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं दोनों का। इंट्रोवर्ट ऐसी स्पोर्ट्स में जा सकते हैं जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है। एक्सट्रोवर्ट टीम स्पोर्ट्स में आगे जा सकते हैं। एम्बीवर्ट मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स के लिए सूटेबल होते हैं। बिग 5 थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने अगैन 5 तरीके में पर्सनालिटीज़ को डिवाइड किया। ओशन से याद रख सकते हैं ओपननेस, देन कंसाइटनेस एंड देन एक्स्ट्रावर्जन एंड देन अग्रीएबलनेस एंड देन न्यूरोटिसिज्म। ओपननेस यानी कि ऐसी पर्सनालिटी जो क्रिएटिव हों, क्यूरियोसिटी रखते हों। देन कंसाइशनेस यानी कि जो डिसिप्लिन्ड हों, डेडिकेटेड हों, गोल ओरिएंटेड हों। एक्स्ट्रावर्जन यानी जो बहुत सोशिएबल और कॉन्फिडेंट हों। अग्रीएबलनेस जो कोऑपरेट करने के लिए रेडी रहते हैं, ट्रस्ट ईजिली कर लेते हैं। न्यूरोटिज्म जो कि इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, ज़्यादातर दुखी रहते हैं। ओपननेस वाले लोग जो होंगे वो टेक्टाइल इनोवेशन के अंदर ज़्यादा रहेंगे। कंसाइसनेस की बात करें तो रेगुलर ट्रेनिंग ज़्यादा करेंगे। और एक्स्ट्रावर्जन की बात करें तो ये लीडरशिप के अंदर बहुत आगे जाएंगे। अग्रीएबलनेस अच्छी टीम मेंबर होंगे। न्यूरोटिज्म जो लोग होंगे वो पुअर परफॉर्मेंस शो करेंगे अंडर प्रेशर। मोटिवेशन एक इनर ड्राइव होती है जो एक पर्सन को स्टिमुलेट करती है अपने गोल के टुवर्ड्स काम करने के लिए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो अंदर से
आती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो बाहर से आती है फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें तो एन्जॉयमेंट के लिए खेलना, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में मेडल्स, प्राइजेस या प्रेज के लिए खेलना। टेक्निक्स जिससे हम अपनी मोटिवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, गोल सेट्स करके, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स रखकर, एंकरेज करके खुद को और फीडबैक देकर, अपने आसपास कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करके। एक्सरसाइज एडहेरेंस होता है एक रेगुलर पार्टिसिपेशन को मेंटेन रखना एक फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी एक्सरसाइज के अंदर, यानी कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जब आप रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हो, यानी रेगुलर कर रहे हो, यानी कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो उसी को ही एक्सरसाइज एडहेरेंस कहते हैं। पुअर एक्सरसाइज एडहेरेंस के क्या रीजंस हो सकते हैं? टाइम की कमी, मोटिवेशन की कमी, बोरडम, आप बार बार वही एक्सरसाइजेस करके बोर हो चुके हो, फियर ऑफ इंजरी, पुरानी इंजरीज से आपको डर लगता है, लैक ऑफ फैसिलिटीज यानी पुअर एनवायरनमेंट। बेनिफिट्स क्या है एक्सरसाइज एडहेरेंस के? आपकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होती है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और लाइफस्टाइल डिजीजेस से भी प्रिवेंट करता है। स्ट्रैटेजीज क्या है जिससे हम अपनी एक्सरसाइज एडहेरेंस को इंक्रीज कर सकते हैं? पहला है गोल सेटिंग, यानी हम गोल सेट कर सकते हैं क्लियर और अचीवेबल। सोशल सपोर्ट, ग्रुप एक्सरसाइजेस, फैमिली और फ्रेंड्स की सपोर्ट ले सकते हैं। एक्सरसाइजेस के अंदर काफ़ी वेराइटीज़ डाल सकते हैं जिससे बोर्डम नहीं होगा। खुद को मॉनिटर कर सकते हैं ट्रैकिंग प्रोग्रेसेस से, और पॉजिटिव फीडबैक जब आएगा तो हमें अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एग्रेशन क्या होता है? एक इंटेंशनल बिहेवियर, यानी जानबूझ के किया हुआ बिहेवियर जो कि एम करता है किसी और पर्सन को हार्म करने में, फिजिकली या साइकोलॉजिकली। 3 तरीके के एग्रेशंस हो सकते हैं। पहला होस्टाइल एग्रेशन, सेकंड इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, थर्ड असर्टिव बिहेवियर। जो पहले टाइप का होस्टाइल एग्रेशन है, इसके अंदर आप इंटेंट कर रहे हो किसी को हार्म करने का, जैसे कि पंचिंग द ओपोनेंट। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन के अंदर आपको फाउल मिल जाता है, इस तरीके से आप हार्म करते हो। असर्टिव के अंदर आप रूल्स के अंदर रहकर ही किसी को हार्म करते हो। होस्टाइल, इंस्ट्रूमेंटल एंड असर्टिव बिहेवियर। देन बात करते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो कि स्पोर्ट्स में बहुत काम आते हैं। सेल्फ इस्टीम, सेल्फ इस्टीम का मतलब है खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस या खुद के ऊपर बिलीफ रखना, खुद की एबिलिटी में भरोसा रखना। इससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, आप प्रेशर को इजीली हैंडल कर सकते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती है। देन मेंटल इमेजिनरी इज बेसिकली सारे स्किल्स की, सारे मूवमेंट्स को आप एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर रहे हो, बट मेंटली आप रिहर्सल कर रहे हो, यानी अपने दिमाग में ही सोच के रिहर्सल कर रहे हो। इससे आपकी स्किल एजुकेशन बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी एंजाइटी कम होती है। सेल्फ टॉक यानी आप इंटरनल डायलॉग कर रहे हो, सेल्फ टॉक यानी आप इंटरनल डायलॉग कर रहे हो। मेंटल इमेजिनरी यानी कि आप मेंटल रिहर्सल कर रहे हो सारे स्किल्स की। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद के ऊपर आप बिलीव करो अपनी एबिलिटी पे। सेल्फ टॉक के अंदर बात करूं तो आप इंटरनल डायलॉग करो जिससे आप खुद को ही गाइड कर रहे हो अपने बिहेवियर को, अपने परफॉर्मेंस को। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव जिसके अंदर आप आई कैन डू इट ऐसी बात कर रहे हो, नेगेटिव जैसे कि आई विल फेल और आई कैन नॉट डू इट। नेक्स्ट आता है गोल सेटिंग, जो कि है एक सेटिंग, एक स्पेसिफिक, एक मेजरेबल और एक अचीवेबल टारगेट को सेट करना। शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म जो इमीडिएट हो, लॉन्ग टर्म जो फ्यूचर के अंदर गोल्स हो। फॉर एग्जांपल इम्प्रूव स्प्रिंट टाइम या फिर विन चैंपियनशिप। प्रिंसिपल्स क्या है एक अच्छा गोल सेट करने के लिए? स्मार्ट, विच इज़ आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम ओरिएंटेड या फिर टाइम बाउंड रहना चाहिए। साइकोलॉजी का रोल क्या है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के अंदर? साइकोलॉजी फोकस और कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती है, मोटिवेशन को इन्हांस करती है, स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने में हेल्प करती है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है, टीम कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती है और एक एथलीट कैसा परफॉर्म करेगा प्रेशर के अंदर उसमें भी उसको हेल्प करती है। पढ़ा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के बारे में, यानी कि वो प्रोसेस जिससे हम रिकग्नाइज करते हैं इंडिविजुअल का पोटेंशियल कि वो कितना एक्सेल कर सकता है किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट के अंदर। ये जो होता है स्पोर्ट स्पेसिफिक एबिलिटीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं, साइंटिफिकली एथलीट को आइडेंटिफाई करते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम और रिसोर्सेज को रिड्यूस करता है। टैलेंट डेवलपमेंट क्या होता है? जो हमने आइडेंटिफाई करा था टैलेंटेड बंदा, उसको नर्चर करना विद प्रॉपर ट्रेनिंग, कोचिंग, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट।
मेथड्स की बात करें तो फिजिकल टेस्ट्स के साथ, स्किल टेस्ट्स के साथ, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स के साथ, या एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट्स के साथ, या फिर परफॉर्मेंस उनकी देखकर, इन सब बेसिस पे हम टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक सिस्टमैटिक और एक साइंटिफिक प्रिपरेशन है एक एथलीट की, ताकि वो अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करना, स्किल्स और टेक्निक्स को इम्प्रूव करना, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, इंजरीज को बचाना, प्रिवेंट करना, पीक परफॉर्मेंस को राइट टाइम पर लेकर आना। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल बेसिकली एक प्लान्ड पीरियड्स ऑफ ट्रेनिंग होते हैं। माइक्रो, मीज़ो, मैक्रो। माइक्रो 1 हफ्ते की, मीज़ो 1 महीने की, और मैक्रो 1 साल की प्लानिंग होती है। ट्रेनिंग लोड अमाउंट ऑफ फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस है जो एक एथलीट को दिया जाता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। इसके कंपोनेंट्स इंटेंसिटी, यानी कितनी मुश्किल एक्सरसाइज करवा रहे हो, कितनी देर तक करवा रहे हो, वॉल्यूम, ड्यूरेशन, कितनी लंबी आपकी वो ट्रेनिंग चल रही है, देन फ्रिक्वेंसी, कितनी बार ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं। ओवरलोड क्या होता है? जब हमें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है तो हम एथलीट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेनिंग लोड डालते हैं देन द नॉर्मल कैपेसिटी, और फिर जो बॉडी एडजस्ट करती है उस ट्रेनिंग लोड को, उसी को ही अडाप्टेशन कहते हैं। एंड देन उसके बाद रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी वापस से रीगेन करे वो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ आफ्टर द ट्रेनिंग। बात करते हैं इनके रिलेशन की, तो पहले ओवरलोड दिया जाता है, फिर बॉडी अडाप्ट करती है, एंड देन उसमें आपको इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। उसके बाद बॉडी को रिकवरी के लिए टाइम दिया जाता है, और फिर से उसके ऊपर ओवरलोड दिया जाता है अगर परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करना है तो। देन टाइप्स और मेथड। स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेंथ एबिलिटी है, जो मसल की एबिलिटी है जिससे वो ओवरकम करती है एक रेजिस्टेंस को। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, यानी जब मैक्सिमम फोर्स वो एक्सर्ट कर पा रही है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जब वो स्पीड के साथ स्ट्रेंथ को यूज़ कर रही है। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, जब वो उस स्ट्रेंथ को कई देर तक सस्टेन करके रख पा रही है विदाउट फटीग, काफ़ी देर तक वो मेथड कर रही है। जिस तरीके से वो स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं वो तरीके हैं वेट ट्रेनिंग, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज, एंड देन सर्किट ट्रेनिंग। फिर बात करते हैं एंड्योरेंस की। एंड्योरेंस एबिलिटी है कोई भी एक्टिविटी को लॉन्ग ड्यूरेशन तक परफॉर्म करने की विदाउट फटीग। एरोबिक और एनारोबिक दो आते हैं, एरोबिक में ऑक्सीजन होगी, एनारोबिक में नहीं होगी। देन बात करते हैं मेथड जिससे हम एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हैं। कंटिन्यूस ट्रेनिंग, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशंस तक कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करते रहना। इंटरवल यानी रुक रुक कर करना। फार्टलिक ट्रेनिंग यानी स्पीड के साथ करना। देन सर्किट ट्रेनिंग यानी कि मिक्स्ड एंड्योरेंस ट्रेनिंग्स करना। फिर बात करते हैं स्पीड की। स्पीड जो होता है एबिलिटी है टू परफॉर्म द मूवमेंट इन मिनिमम टाइम, सबसे कम टाइम में मूवमेंट्स को परफॉर्म करना ही स्पीड है। रिएक्शन स्पीड यानी स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। मूवमेंट स्पीड यानी स्पीड ऑफ मूवमेंट, यानी एक्सलरेशन स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ गेनिंग द वेलोसिटी, कितनी जल्दी आप रिएक्ट कर पा रहे हो, कितनी जल्दी आप मूव कर पा रहे हो, कितनी जल्दी आप अपनी हाईएस्ट वेलोसिटी पे आ पा रहे हो। स्पीड को डेवलप करने के मेथड्स है एक्सलरेशन रन, रेपिटेशन मेथड्स, इंटरवल ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस रन्स। देन बात करते हैं टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एक रेंज ऑफ मूवमेंट है एट अ जॉइंट, यानी कि कितना आप एक जॉइंट पे रेंज ऑफ मूवमेंट कर पा रहे हो। फ्लेक्सिबिलिटी इज एक्टिव और पैसिव, दो तरीके की हो सकती है। एक्टिव हम खुद से कर रहे हैं, पैसिव हम एक्सटर्नल हेल्प दे रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग, डायनामिक स्ट्रेचिंग, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग और पीएनएफ स्ट्रेचिंग के थ्रू। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एक एबिलिटी है जिससे हम सारे मूवमेंट्स को स्मूथली और एक्यूरेटली परफॉर्म कर पा रहे हैं। इसमें हम ओरिएंटेशन एबिलिटी, डिफरेंशिएशन एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी, बैलेंस एबिलिटी और रिदम एबिलिटी इंक्लूड होती है। जिस मेथड से हम अपने कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, वो है लैडर ड्रिल्स, बोल ड्रिल्स, बैलेंस एक्सरसाइजेस, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न्स। सर्किट ट्रेनिंग की बात करें, ये वो मेथड्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट एक्सरसाइजेस को हम परफॉर्म करते हैं डिफरेंट स्टेशंस इन सीक्वेंस। इसमें हमें सीरीज ऑफ स्टेशंस देखने को मिलते हैं, फिक्स्ड टाइम या रेपिटेशंस देखने को मिलती है, शॉर्ट रेस्ट इंटरवल्स देखने को मिलते हैं। इसमें सारी बॉडी की एक्सरसाइजेस कवर होती हैं, तो ओवरऑल डेवलपमेंट भी देती है। इम्पॉर्टेंस क्या है? स्ट्रेंथ एंड्योरेंस दोनों को साथ में डेवलप करती है, सेव करती है टाइम को, ओवरऑल फिटनेस को इम्प्रूव करती है, ग्रुप ट्रेनिंग के लिए सूटेबल होती है, प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए, इसमें बैलेंस डाइट और प्लान होनी चाहिए ट्रेनिंग। कोच का क्या रोल है? ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्लान करना, ट्रेनिंग लोड को मॉनिटर करना, एथलीट्स को मोटिवेट करना, उनकी रिकवरी को इंश्योर करना और उनकी इंजरीज को प्रिवेंट करना। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।